Hello, good morning, friends. Myself Vatsika. As you know, I'm really very sorry, guys. मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया कम बैक होने में, बट नाउ मैं आ गई हूँ तो अब मैं आपके साथ ही रहूँगी हमेशा. एंड ट्रस्ट में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक तो कहीं ना कहीं थोड़ा बिजी शेड्यूल और ऊपर से थोड़ी थोड़ी आलस की वजह से हम इतने दिन दूर रहे आपसे. बट नाउ द टाइम इज टू डू रॉक. ये हमारा दैनिक जागरण का सेगमेंट जो आपके बहुत ही फेवरेट मिस्टर प्रशांत सर वो अभी तक आपको एलैबोरेट करते थे, आज मैं ट्राई कर रही हूँ. सो टेल मी माई अबाउट माई एफर्ट, प्रोज एंड कॉन्स, ईच एंड एवरीथिंग. आई डेस्परेटली वेट फॉर दैट. ओके, तो बहुत ज़्यादा बकबक ना करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं. तो हमारा सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है गाइस. लेट मी क्लियर वन थिंग वेरी क्लियरली, दैट यहाँ पे ये न्यूज़पेपर है और ये बहुत तरीके की चीज़ों से, क्योंकि ये ऑब्वियसली यूपीएससी यूपीपीएससी और ऑन जो भी एग्ज़ाम होते हैं सिविल के या वनडे इस तरीके के, उसको ध्यान में रख के नहीं बनाए जाते हैं. वो हमारी अपनी ड्यूटी होती है कि हमें वहाँ से क्या अपने एग्ज़ाम के लिए लेना होता है, क्योंकि यहाँ के ऑलमोस्ट डाटा बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं, किसी न किसी रिपोर्ट से एफिलिएटेड होते हैं कहीं ना कहीं से. ठीक है, तो यहाँ पे हम हर तरीके की न्यूज़ डिस्कस नहीं करेंगे. आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के देख लेंगे, वहाँ पे आपको हर तरीके की न्यूज़ेस बताई जाएंगी. आपको जो भी इंटरटेनिंग या पॉलिटिकल न्यूज़ चाहिए, टीवी पे दिन भर, फ़ोन पे दिन भर 24/7 वो चल रही हैं. यहाँ पे हम सिर्फ एग्ज़ाम पर्पज़ से जो भी हम यहाँ से उठा सकते हैं अपने लिए, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो न्यूज़ेस आपको बहुत मिलेंगी, ऐसा लगेगा कि ये है ये है ये है और इस पे हमें डिस्कस करना चाहिए. लेकिन मैं फिर से आपको अवेयर और अलर्ट करना चाहती हूँ कि हम उस न्यूज़ पे डिस्कस नहीं करेंगे जो सिर्फ हमें इंटरटेन करेंगी. हम उस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो हमें हमारे एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल लगेंगी. ओके, तो तेल, साबुन, शैम्पू और बिस्किट हो सकते हैं महंगे. इसमें यह है कि इंडोनेशिया जो है वो मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही अच्छा पाम ऑयल का, मतलब ये जो खाद्य तेल होता है जिससे मिला के सारी कन्फेक्शनरी, बेकरी, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. और भी अलग अलग एडिबल ऑयल जिसे जहाँ जहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत होती है, वहाँ वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं पाम ऑयल का. और इंडोनेशिया है ये बहुत ही अच्छा इसका अभी तक निर्यातक रहा है, मतलब पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करने के लिए. तो अभी इसने रोक लगा दी है क्योंकि ये सप्लाई नहीं कर पा रहा है अच्छे से, बहुत अच्छे से आपूर्ति नहीं कर पा रहा है. तो इस वजह से इससे रिलेटेड जहाँ पे भी इसका यूज़ होता था, तेल, साबुन, शैम्पू और बिस्किट, ये सब महंगे हो सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे यही न्यूज़ बताई गई है. और अभी इसने आखिरी सप्ताह में पाम ऑयल निर्यात बंद करने का फैसला लिया है. इसकी वजह से इसकी एमएफसी पे जो है थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा. और आपको जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि 80 लाख टन पूरा भारत आयात करता है इससे. ठीक है, जिसमें से 40 लाख टन वो इंडोनेशिया से ही होता है. और बहुत ही बड़े लेवल पे इसका, मतलब सबसे बड़ा पाम ऑयल का, ये तो बताया ही मैंने. ये एग्ज़ाम पर्पज़ से जो है थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इंडोनेशिया पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक है. ठीक है, 225 लाख टन इंडिया को ज़रूरत होती है, जिसमें से 80 लाख टन पाम ऑयल जो है खाद्य तेलों में, एडिबल ऑयल में 80 लाख टन का सिर्फ पाम ऑयल ही होता है. और इसमें ये बता रहे हैं कि अभी इसके पहले जो सनफ्लावर या सूरजमुखी का तेल था वो रशिया यूक्रेन के युद्ध से प्रभावित हुआ, और अभी इसने भी मना कर दिया है. तो कॉमन सी बात है कि जहाँ जहाँ पे भी ये चीज़ें यूज होती हैं वो प्रोडक्ट आपके महंगे होंगे. ठीक है, दूसरी न्यूज़ है अवैध कॉलोनियों का पनपना शहरी विकास के लिए खतरा. सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की बातें कर रहा है. अवैध कॉलोनी बढ़ने का मतलब ये है कि अभी तो सबसे पहली बात ये है कि रिफ्यूज़ी जो हैं रोहिंग्या, वो बहुत ही बुरी तरीके से कहीं कहीं जाके कब्जा करते जा रहे हैं. और स्लम्स जो हैं वो भी मतलब उन्हें तो कुछ पास कराने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ डालते हुए चले जा रहे हैं.
तो सुप्रीम कोर्ट बता रही है कि शहरी विकास के लिए ये खतरा है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि मल्टी डायमेंशनली सोचना चाहिए वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको सोचना चाहिए कि वो उन्हें एक अच्छा इस तरीके का आवास दें जहाँ पे वो उन्हें सेग्रीगेट करके वहाँ पे उन्हें व्यवस्थित कर सकें। इस तरीके से क्या होगा कि स्लम्स भी इधर उधर नहीं भटकेंगे, अवैध भूमि पे कब्जा भी नहीं होगा, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी इन फ्यूचर खाली करो या ये करो उनके। ठीक है, इस तरीके से भारत ईयू ने गठित की कारोबार व तकनीकी परिषद। अभी रायसीना डायलॉग हुआ। रायसीना डायलॉग मतलब दिल्ली में है, ये फॉरेन मिनिस्ट्री वहीं पे है। रायसीना एक पहाड़ी थी तो इसलिए उसको वहाँ पे जो भी मीटिंग्स फॉरेन की होती हैं उसको रायसीना के नाम से बोल दिया जाता है। तो अभी ईयू की प्रेसिडेंट आई हुई हैं उर्सुला लेयन, तो इनके बीच और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और भी बहुत सारे प्रतिनिधि थे जिनके बीच में वार्ता हुई। और काफ़ी पॉजिटिव इन लोगों का रिएक्ट रहा है बात करने का, कि ये टेक्नोलॉजी में और सबसे ज़्यादा जो मतलब विशेष तौर पे जो बात करी गई वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करी गई कि हम वाटर लेवल पे और जो है ज़मीन लैंड लेवल पे हम अपनी बढ़ाएंगे कारोबार, हम अपना बढ़ाएंगे, फ्री ट्रेड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको प्रमोट कर सके। तो उस पे इन्होंने बात की। और इसके अलावा भी इन्होंने तकनीकी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और अभी जो अब वर्ल्ड लेवल पे नोन रशिया यूक्रेन वार चल रहा है उसके लिए भी इन्होंने अलर्ट किया। अभी आप आगे देखेंगे कि हिंद हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी ऐसी कोई दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए भी आप अलर्ट रहें। ठीक है, यही इतनी न्यूज़ थी। और इसके बाद पंजाब के किसानों को गेहूं बिक्री में हो रहा है घाटा। यहीं के पंजाब और हरियाणा के ही किसान थे मेजॉरिटी में जिन्होंने दिल्ली के बाहर जा जा के मतलब 1 ईयर लॉन्ग धरना प्रदर्शन किया कि किसान बिल को वापस ले लिया जाए। और उसमें प्रॉपरली बात कही गई थी कि किसानों के पास मल्टी विकल्प होंगे कि वो जाके अपना, अगर उनका एक जगह से उनकी खरीद फरोख्त पे सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है तो उनके पास कई सारे ऑनलाइन ऑफलाइन विकल्प होंगे, राज्य के अंदर भी मंडी के बाहर भी मंडी के साथ भी। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक बहुत पॉजिटिव कंपटीशन क्रिएट होगा और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हर तरीके के किसान को। लेकिन इन लोगों ने उसको बहुत ही निगेटिवली उस पर रिएक्शन दिया तो फाइनली वापस ले लिया। और अभी देखिए स्थिति क्या है कि पंजाब के किसानों को गेहूं बिक्री में घाटा हो रहा है क्योंकि इनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा बिल अपना इतना बना रखा है। और एमएसएमई सॉरी एमएसपी की भी जो बात करी गई है उसी पे यहाँ पे मंडी पे इतना ज़्यादा टैक्स है कि उस टैक्स के चलते इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मतलब कि इनके पास मल्टीपल विकल्प नहीं है कि ये वहाँ पे जाके अपना गेहूँ अच्छे से दे सकें और उसका जितना इनको चाहिए, जितना प्रॉपर प्राइस है उतनी ये ले सकें। ठीक है, तो वहाँ पे इनको प्रॉब्लम हो रही है। और मध्य प्रदेश ने तो बिल्कुल अपना मंडी शुल्क माफ़ कर दिया है। यूपी में आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यूपी के एग्ज़ाम के लिए कि यूपी में जो है शुल्क 1.5% है, तो ये भी थोड़ा ठीक है। लेकिन यहाँ पे हरियाणा में और पंजाब में यहाँ पे मंडी टैक्स बहुत ही ज़्यादा हाई है और यहाँ पे छोटे छोटे किसान को और नॉर्मल किसान को भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं अपनी गेहूं को बेचने के लिए। ठीक है, ये न्यूज़ थी एक। दफ्तरों में धूल फांकते रहे पत्र और धराशायी हो गई इमारत। ये तो मैं आपको क्या बताऊं, इतनी ज़्यादा बेगर्जी है इन लोगों की डेली न्यूज़ में आता रहता है। आम्रपाली की परियोजना के लिए जारी हुए 280 करोड़ रुपए। इसमें आम्रपाली परियोजना के तहत आवास निर्माण की ये परियोजना है। इसके ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी हैं, क्रिकेटर, जो रह चुके हैं हमारे कैप्टन भी। तो उन्होंने ऐसा मतलब कोर्ट में बोला, अर्जी लगाई कि भाई इसको थोड़ा सा आप एस्केलेट करिए। ठीक है, जो लोग अपने घर होने का सपना देख रहे हैं वो उनका सपना बहुत ही लंबा ड्यू ले रहा है, तो आप इस पे थोड़ा सा जल्दी से
कंसर्न करिए कुछ भी। सीएम आवास पर हुई सुरक्षा चूक के लिए तय करें जिम्मेदारी, हाई कोर्ट। एक्चुअली अरविंद केजरीवाल, इन्होंने बात ये है ना कि कश्मीर फाइल पे इन्होंने कुछ तंज कस दिए, तो उस पे कुछ कार्यकर्ता बीजेपी के वो थोड़ा सा आक्रामक हो गए और तोड़-फोड़ कर दी। तो ये हाई कोर्ट कह रहा है कि भाई अगर कोई संवैधानिक पद पे प्रतिष्ठित कोई इंसान बैठा हुआ है और उसके आवास को लेके उसके जो है पर्सनल चीज़ों को लेके अगर इस तरीके से तोड़-फोड़ और हिंसा होगी तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। संविधान का भी एक तरीके से कहीं न कहीं ये अपमान और उल्लंघन है, तो आप इस तरीके की चीज़ें नहीं करिए। सरोजिनी नगर में झुग्गियों को ढहाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। अभी मैं वही इसके पहले बता रही थी कि 200 झुग्गी झोपड़ियों को जो अवैध रूप से कब्जा करी गई थी, जो अभी हो रहा है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी रोक लगा दी है। उसकी वजह ये कि 10वीं की छात्रा है, उसने याचिका दायर की थी कि 26 अप्रैल से उसका एग्ज़ाम है और अभी फ़िलहाल थोड़ा सा पॉज कर दें इसे, एग्ज़ाम वगैरह हो जाए, ठीक है। ये एक थोड़ी-सी अच्छी चीज़ है, आपके मेंस राइटिंग में थोड़ा हेल्प करेगा। प्रदूषण संबंधी 94% शिकायतों का हुआ निपटारा, गोयल राय कह रहे हैं। तो बहुत सारे पॉल्यूशन की कंप्लेन को देखते हुए दिल्ली ने ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया हुआ था कि उस पे आप जाके जो भी पॉल्यूशन से रिलेटेड कहीं पे अवैध तरीके से कूड़ा इकट्ठा कर दिया गया है या रोड पे किसी तरीके की अलग तरीके से कंस्ट्रक्शन चल रही है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या इस तरीके से कोई पराली दहन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो भी आपकी पॉल्यूशन से रिलेटेड या कोई वाटर बॉडी कंटेमिनेट करी जा रही है, तो यहाँ पे जाके इस ऐप पे आप एप्लीकेशन पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते थे। तो इसमें यही बता रहे हैं। हाँ, और इसमें ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें 29 डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, जो अलग-अलग तरीके से आपके शिकायत को देखेंगे और अपने लेवल पे उसे कैटर करने की कोशिश करेंगे। तो ये डीडीए और लोक निर्माण नगर निगम विभाग से संबंधित जो भी रही हैं शिकायतें, उनमें ये बताया जा रहा है कि 94% शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। अब ये तो ज़मीन लेवल पे कितनी कारगर है, ये वहाँ पे रहने वाले लोग ही बताएँगे, फ़िलहाल न्यूज़ में यही है। तो एक पॉज़िटिव अप्रोच में आप मेंस राइटिंग में ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अ, टाइम बम की तरह है जहांगीरपुरी, ये एक्चुअली ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिक्स की फैक्ट फाइंडिंग टीम की जो हेड हैं, वहाँ मतलब पूरी टीम ही वहाँ पे विज़िट करी है जहांगीरपुरी में। और अभी वहाँ के हिंसा से, वायलेंस से आप सभी वाकिफ़ होंगे कि किस तरीके से मतलब वहाँ पे ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को, किशोरियों को वहाँ पे भड़काया गया हिंदुओं के खिलाफ़ कि हमारा रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और आप हनुमान चालीसा, अगर सच में आप किसी प्योर धर्म में विश्वास करते हैं तो आप सब धर्म का सम्मान करेंगे। वहाँ पे आप वायलेंस नहीं हो जाएँगे। अगर आप वायलेंस हो रहे हैं तो यानी आपको गलत तरीके से भड़काया गया है और वही हिंसा के रूप में आपके सामने आ रहा है। तो एक्चुअली इंटेलेक्चुअली उन सारी कंडीशंस को रीड करने के लिए ये इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिक्स टीम वहाँ पे फैक्ट फैक्ट फाइंडिंग टीम वहाँ पे विज़िट करने गई और उसने ये बताया कि ये बिल्कुल टाइम बम की तरीके कभी भी कहीं पे भी हिंसा हो जा रही है। और इन्होंने दूसरा मुद्दा बहुत ही कंसर्निंग बताया जो कि है बांग्लादेशी मुस्लिम मतलब जो कि रोहिंग्या है उनका अवैध रूप से कब्जा और इसकी वजह से भी जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी तो बिल्कुल टाइम बम की तरीके हो गया है, कभी भी कुछ भी वहाँ पे होने लगता है। यहाँ पे ये न्यूज़ है जो कि हम मेंस में यूज़ कर सकते हैं। स्कूल मोहल्ला क्लिनिक से प्रभावित हुए मान। मान आपको पता है अभी भगवंत मान जो रिसेंटली पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो अरविंद केजरीवाल यानी अपने नेता के जो पहले से उन्होंने अप्लाई किया हुआ है दिल्ली में, जिसका रिज़ल्ट और मतलब रिव्यू बहुत अच्छा रहा है कि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक इस्टेब्लिश किया हुआ था जिससे लोगों को, छोटे तबके को लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बहुत ही ईज़िली उनकी देख रेख और ट्रीटमेंट हो जा रहा था। और इन्होंने स्कूल में भी हैप्पीनेस क्लासेस ऑर्गेनाइज़ करी थी, बहुत ही अच्छे लेवल पे वो रन कर रही थी। तो इन सब चीज़ों से ये बहुत प्रभावित हुई और ये बोले कि बहुत ही जल्द हम पंजाब में भी इसी तरीके की चीज़ों को लेके आएंगे। अब दिल्ली में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बदले मिलेगा पैसा, ये एक बहुत ही अच्छा अप्रोच है।
आप बिल्कुल इसे भी मेंस राइटिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मॉडल है स्वीडन का, ठीक है। स्वीडन के मॉडल पे दिल्ली में भी अब प्लास्टिक कचरे के बदले लोगों को पैसा मिलेगा, क्योंकि अभी देखिए फाइनेंशियली आपको पता है कि इंडिया में और ख़ास करके ऐसे बड़े-बड़े जगहों पे जहाँ पे बहुत हाईली इनकम्ड लोग हैं, वहाँ पे बहुत लो इनकम लोग भी हैं, और वहाँ पे अगर वो कोई काम इसलिए नहीं कर रहे हैं, तो अभी आप देखिए कोई काम अगर इनसे मनवाना होता है, कोई रेगुलेशन हमें मनवाना होता है, तो हम क्या कहते हैं कि हम इन्हें फाइनेंशियली पनिश करते हैं कि इतने लाख का जुर्माना, इतने हज़ार का जुर्माना, इतने 100 का जुर्माना। तो वो काम कहीं न कहीं 100% तो नहीं, कुछ परसेंट वो पटरी पे आ जाता है। इसी तरीके यहाँ पे फाइनेंशियली थोड़ा-सा ग्रेडी बना के ही सही, अगर हम कचरे से निजात पा सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल होगा, मुझे भी लगता है। वहाँ पे उनको अगर वो प्लास्टिक मतलब सिंगल यूज़ प्लास्टिक ले जाके आप देंगे, तो आपको उसके बदले में पैसा भी मिलेगा, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने कुछ एनजीओ के साथ में कोलैबोरेशन करी है, जो कि जा के मतलब कि इस तरीके की चीज़ें बताएंगे, और जैसे जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसकी रिसाइकलिंग भी करी जाएगी। तो ये नो डाउट एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, और इसके लिए जागरूकता अभियान भी रखा जाएगा, यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और ये बहुत ही स्कूल कॉलेज लेवल पे RWA लेवल पे भी ये अभियान चलाया जाएगा, जिससे अवेयरनेस हो कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और ऐसा ना करने के लिए आप मतलब कि इस अभियान से जुड़ सकते हैं, और जो भी तय राशि है वो आप प्राप्त कर सकते हैं इसके साथ में ही, ठीक है। इसमें वही बताया जा रहा है कि सर्वेक्षण की जिम्मेदारी श्री राम इंस्टीट्यूट को दी गई है। सभी दिल्ली के 11 जिलों को कवर करते हुए जो भी प्लास्टिक कूड़े हैं, उनके हॉटस्पॉट की पहचान की जाएगी कि ऐसे कौन-कौन सी जगह जहाँ पे ऐसे प्लास्टिक के ढेर ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे होते हैं, और जिलेवार मैपिंग की जाएगी। बहुत ही मतलब इसमें तो ये बताया गया है कि बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा फ्रेमवर्क लेआउट तैयार किया गया है। बाकी कितना कारगर सिद्ध होता है ये तो आने वाले समय में हम फिर डिस्कस कर लेंगे न्यूज़पेपर में ही। अभी मैंने आपको बताया कि सॉरी यूरोपियन यूनियन की हेड जो हैं उर्स उर्सुला करके थी लियेन, ये आई हुई हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे टॉपिक पे बात करी जा रही है, ये कह रही हैं कि अभी ये जो यूक्रेन में हिंसा हो रही है, और ये जो रूस और चीन की दोस्ती इतनी ज़्यादा प्रगाढ़ हो रही है, इससे हमें फ्यूचर में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही बड़े लेवल की कंट्री हैं, और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बहुत ही छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं, और ऐसा ना हो कि कहीं ये अपना प्रभाव दिखाने के लिए यहाँ पे भी आएँ और लोगों को परेशान करना शुरू कर दें। तो आप अलर्ट हो जाइए, यूनाइट हो जाइए, इनके कहने का ये मतलब है। समान नागरिक संहिता को हिमाचल में लागू करने का करेंगे प्रयास। उत्तराखंड में तो इसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी चीज़ें सुनाई दे रही हैं कि बहुत जल्द लाएँगे, ठीक है। और इसी बीच हिमाचल प्रदेश के भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, इन्होंने भी बोला है कि ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, और इस पे हम विचार विमर्श करेंगे, और अगर संभव होगा मतलब कि यहाँ देखिए जनता की सहमति के बगैर समान नागरिक संहिता जदयू को स्वीकार नहीं। तो ये कह रहे हैं कि अगर सबकी सम्मति होगी, सबको बहुत ही पॉजिटिवली हम कन्विंस करेंगे, उसके क्वालिटी को बताएंगे, उसके बेनिफिट को बताएंगे, और जब सब लोग मतलब सौजन्य से ही हम इसे लागू करेंगे, ठीक है। लेकिन लागू करने के बारे में ये सोच रहे हैं। मुगल काल की बातों को पाठ्यक्रम से हटाना उचित नहीं, ये चौधरी हैं, वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं बिहार के। ये कह रहे हैं कि हमारा इतिहास जैसा भी अच्छा है बुरा है, हमें उससे बहुत सारी सीख मिलती है, और मुगल है या औद्योगिक क्रांति है, अफ्रीकी एशियाई क्षेत्र है, या जितने भी और युद्ध हुए हैं, या हमारे इंडिया ने नाम जो है, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट जो एक पहल करी हुई थी और सारी कंट्रीज़ के साथ में मिलके, ठीक है, किस तरीके से 120 और विकासशील देशों के साथ में इसने मतलब पहल करी थी नॉन अलाइनमेंट की। तो वो सारी चीज़ें
हमें बतानी चाहिए, एक पॉजिटिव अप्रोच है और एक बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा बच्चों पे। और अच्छा बुरा जो भी है वो कम से कम उनसे सीखेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो भी उस टाइम पे डिसीज़न मेकिंग रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ा है, वो सब हम एक साथ देख लेते हैं वहाँ पे। और उसके बेस पे हम आज के सिनेरियो में किस तरीके से हम अपनी माइंड मैपिंग कर सकते हैं, किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, उससे हमें सीख मिलती है। तो ये कह रहे हैं कि अगर केंद्र हटा भी रही है तो राज्य में हम इस तरीके का कोई परिवर्तन नहीं लाने वाले हैं। ये बिल्कुल पढ़ाया जाएगा और इससे डेफ़िनेटली बच्चों को सीख मिलेगी। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को लेकर करना पड़ सकता है थोड़ा इंतज़ार। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अभी ऐसी बात करी जा रही थी कि ये एक रोल मॉडल के तरीके बहुत ही लिमिटेड जगहों पे, बहुत ही लिमिटेड इंस्टीट्यूट पे पहले ये रन कराया जाएगा और इसका अगर जो है एक अच्छा वो बेनिफिट मिलता है, तो फिर हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे वही वो कह रहे हैं कि अभी थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, हर तरीके से अप्लाई करने के लिए, ठीक है? ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये 4 तरीके के कोर्सेज़ शुरू करेंगे। बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, सॉरी 3 तरीके की, ठीक है? और इनमें दाखिला सीधे 12वीं के बाद ही किया जाएगा। तो ये तो आपको नई शिक्षा नीति में समझ में आ ही रहा होगा, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है? और इन्होंने ये कहा, नीति ने सिफ़ारिश ये करी है कि जो है 2030 के बाद सिर्फ़ 4 वर्षीय बीएड करने वालों को ही शिक्षक बनाया जाएगा, ठीक है? इसके पहले किसी को भी बनाएँगे, लेकिन इसके बाद जो है 2030 के बाद ये 4 वर्षीय जिन्होंने पास आउट करा है बीएड, उन्हीं को शिक्षक बनाएँगे। तो ये एक न्यूज़ थी आपको एक जनरल अवेयरनेस के लिए। यहाँ पे वही है, भारत और ईयू के लिए भू राजनैतिक क्षेत्रों में सहयोग करना भी ज़रूरी। कोविंद कह रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए हमें भू राजनैतिक क्षेत्र भी सहयोगी। मतलब यहाँ पे ये है कि लेयन से मुलाकात में कोविंद ने कहा कि ईयू जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास, डिजिटल कनेक्टिविटी और अनुसंधान एवं नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारत की उच्च महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए एक अहम साझीदार भारत है। यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है कि दोनों बहुत ही मतलब सेम विचारधारा के हैं, बहुत ही फ्री एग्रीमेंट और एक इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं, तो इन दोनों का सहयोग भी काफ़ी अच्छा रहेगा फ्यूचर में। कोलैबोरेशन अगर किसी चीज़ को लेके करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है? छत्तीसगढ़ झारखंड ने हवाई अड्डों के निजीकरण पर राजस्व में हिस्सा मांगा। एक्चुअली ये सबसे पहले तमिलनाडु ने करा था। तमिलनाडु में ये था कि वहाँ पे त्रिची में हवाई अड्डे के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया। पहले राज्य ने उसका मुआवजा उन्हें दिया और फिर बाद में उसे केंद्र ने उसका मतलब केंद्र ने ले लिया उसे और अब क्या किया कि उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो इनका कहना है, पहले इनका कहना था तमिलनाडु का कि अगर केंद्र और राज्य की सहमति से कोई इस तरीके का प्रोग्राम चलता है तो वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा उसका इफेक्ट है, ठीक है। लेकिन राज्यों को एक भूमि के अधिग्रहण के लिए बहुत ही ज़्यादा राजस्व पे करना पड़ता है, बहुत मुआवजा उन्हें देना पड़ता है और इस बीच में अगर आप इसे प्राइवेटाइज़ कर दे रहे हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट किसी को भी नहीं मिल पाएगा, मतलब राज्य के संदर्भ में। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप हमें उसका रा राजस्व में उसके मुझे हिस्सा दीजिए। तो ऐसा ही कुछ अधिग्रहण छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी किया गया, तो उन्होंने भी तमिलनाडु के हाँ में हाँ मिलाई है। ये बात है यहाँ पे। खेल को मौलिक अधिकार घोषित करने के मामले में केंद्र और राज्य से मांगे सुझाव, ठीक है। तो अगर ये मौलिक अधिकार में आ जाएगा तो जैसे एक एजुकेशन के लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं स्कूल में और नॉर्मल इंस्टीट्यूशन में और पब्लिक प्लेस पे, तो हम इसके लिए भी बोल सकेंगे। ये भी एक अच्छी चीज़ है। बेसहारा बच्चों की देखभाल के लिए एसओपी लागू करे राज्य। एसओपी जो है वो वहाँ के जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग होता है, वो उनके द्वारा एक चार्टर होता है जो बनाया जाता है। मतलब इसमें ये होता है कि आप उनके एजुकेशन को, उनके आवास को सुनिश्चित करें, जो बेसहारा बच्चे हैं, कि मतलब उनकी रियरिंग केयरिंग अच्छे से हो रही है। ये सारी चीज़ें।
न्यायिक विस्टा के विकास को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगी राय। तो अभी आपको पता है सेंट्रल विस्टा बन रहा है, ठीक है। तो उसी तर्ज पे ये कह रहे हैं कि मतलब बार की और कोर्ट की और सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उसके आसपास में हम न्यायिक विस्टा भी अगर बनाना चाहें तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। तो उन्होंने केंद्र से बोला कि आप एक बार विचार विमर्श करिए इसके बारे में, और अगर ये बन जाता है तो काफ़ी अच्छा होगा। सेंट्रल विस्टा के जो है तर्ज पे ये कह रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल विस्टा आपको पता ही है ना, हमारा जो नया पार्लियामेंट बन रहा है। ये सारी राजनीतिक चीज़ें हैं, ये जान के आप करेंगे भी क्या। एक ही चीज़ थी कि जनता का दबाव नहीं झेल पा रही मान सरकार। तो राजकोष पहले से बहुत ही एम्प्टी पड़ा हुआ था कांग्रेस के ज़माने में। मैं कुछ भी टॉन्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो भी है ही। और इन्होंने बिना वो देखे इतने बड़े बड़े दावे कर दिए, और अभी जब उनके फुलफिलमेंट की बारी आई, जनता ने इन पे विश्वास किया, तो अभी ये बिल्कुल उस पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि राजकोष एम्प्टी है। और कोई भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए यू हैव टू रिच विद इनकम होना चाहिए आपके पास, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में 70 से 34 विधायकों का प्रदर्शन कमजोर, ये है बिल्कुल पॉलिटिकल मुद्दा, लेकिन मैं इस पे 2 मिनट बात इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि हम एक नागरिक हैं और कहीं न कहीं कल के भविष्य भी हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि मतलब हम दे देते हैं वोट फालतू-फालतू की चीज़ों को, लॉलीपॉप को अच्छा समझ के, और विधायक बाद में क्या करते हैं, इतना आप सोचिए कि हाफ़ से भी ज़्यादा विधायकों का इतना खराब प्रदर्शन। उसके बाद हम किस तरीके से गरीबी से उबर सकेंगे, किस तरीके से हम डेवलपमेंट की बातें कर सकेंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए, बाकी आप भी पढ़ लीजिएगा। ये थोड़ी-सी इमोशनल न्यूज़ थी, डिस्कस कर ही लेती हूँ मैं। माता-पिता ने ठुकराया तो किन्नर ने पढ़ा-लिखा कर भेजा विदेश। एक्चुअली 2 लड़कियाँ थीं, तो उनके माँ-बाप को 1.5 साल और 6 महीने की बच्चियों के बारे में पता नहीं कैसे पता चल गया कि ये नॉर्मल लड़कियां नहीं हैं, और इन्होंने इनको किन्नर कम्युनिटी को दे दिया ले जाके। और वहाँ की हेड थी बॉबी, उन्हें जब बाद में पता चला कि ये नॉर्मल लड़कियां हैं, तो उन्होंने इंश्योर किया कि इनकी रेयरिंग जो है वो नॉर्मल लड़कियों की तरीके ही होनी चाहिए। इन्होंने प्रॉपर उनको हॉस्टल में एडमिट कराया और उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया, उन्हें बाहर भी पढ़ने के लिए भेजा। और इन्होंने हालाँकि अपनी कम्युनिटी से इन्होंने बहुत टॉन्ट सुने, बहुत विरोध उनको सहना पड़ा, लेकिन ये माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त हैं। तो इनका कहना है कि ये 2 लड़कियाँ इनको आशीर्वाद के रूप में मिली हैं और ये इनकी सेवा में कोई कमी नहीं करेंगी। राजस्थान को टक्कर दे रही हिमाचल प्रदेश की लू। अभी तो आप जान ही रहे हैं कि इस बार गर्मी बहुत पहले ही स्टार्ट हो गई, और लू भी। तो यहाँ पे ये डे वाइज बताया गया है कि किस किस स्टेट में कितने कितने दिन चली। तो ये बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश जैसे ठंडी जगह पे भी इस तरीके से इस बार लू चली है कि वो राजस्थान जैसी मरुस्थलीय जगह को भी मात दे दिया है उसने। तो आप बच के रहिए, पानी वानी हमेशा अपने साथ में रखिए। हिजाब के बाद कर्नाटक के स्कूल में बाइबल पढ़ाने पर विवाद। गाइस, मुझे तो लगता है कि स्कूल वगैरह भी अब एक बहुत ही एक्टिव पॉलिटिकल सेंटर बनते जा रहे हैं, कभी हिजाब को लेके, कभी एक्चुअली यहाँ पे बात ये है कि स्कूल में उन्होंने बाइबल पढ़ाने को लेके पेरेंट्स से कंसल्ट किया कि अगर हम पढ़ाएंगे सार्वजनिक तौर पे तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो यहाँ पे हिंदू जन जागृति समिति के प्रवक्ता थे, उन्होंने इस पे विरोध वो किया कि जो नॉन ईसाई हैं आप उनको भी अनिवार्य कर दे रहे हैं, ये क्या बात है। और ये तो मतलब आर्टिकल 25 और 30 के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ठीक है। आप ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और ये देखिए, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, छात्र छात्राओं ने हिजाब नहीं हटाया, परीक्षा दिए बिना लौट गई, 6 छात्राओं ने। अब ये आपके ऊपर है, आप इसको किस तरीके से लेते हैं। मुझे तो ये सब बहुत अवाक कर देने वाली न्यूज़ लग रही हैं। तो यहाँ पे ये था कि एक उत्तर प्रदेश में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर धार्मिक स्थलों को सूची तलब। तो यहाँ पे ये है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से रिलेटेड हो, वहाँ के लिए 2018 में एक चार्टर सर्कुलेट किया गया था कि आप इतने डेसिबल से ज़्यादा और इतने से इतने टाइम के बाद लाउड स्पीकर को
तेज नहीं रख सकते हैं, लेकिन अभी उसका पालन नहीं किया जा रहा है, तो उसको संज्ञान में थोड़ा सा लिया जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण है, जो है जानवरों को, पशु पक्षियों को भी इससे प्रॉब्लम होती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए और कम बजाइए, ठीक है, इस तरीके से। ओके गाइस, ये था जो भी था, जैसा भी था, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया हमने, आई एम सॉरी। ट्राई करूँगी मैं कि बहुत कम बताऊँ। तब तक के लिए बाय बाय।